Ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to the Q4 and FY24 post-earnings conference call of SRG Housing Finance Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Vinod Jain, Managing Director, and Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainty. Also, a reminder that this call is being recorded. Also, this call will be conducted in Hindi language. I would now request the management to detail us about the business and performance highlights for the quarter and the year that went by, growth plans and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. सभी को जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 24 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में स्वागत करता हूं। फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 600 करोड़ एयूएम का टारगेट अचीव कर लिया है। फाइनेंशियल 24 में 49% की ग्रोथ के साथ डिस्बर्समेंट 284 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष 191 करोड़ था। मंथ ऑन मंथ डिस्बर्समेंट में पिछले वर्षों की तुलना में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारी लोन बुक 37% की ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल 23 में 601 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 438 करोड़ थी। हम एक साल में जो बिजनेस करते थे वो अभी हम एक क्वार्टर में डिसबर्समेंट कर रहे हैं। जो एक क्वार्टर में करते थे वो अभी हम एक महीने में कर रहे हैं। एवरेज 25 करोड़ डिसबर्समेंट हमारा मंथली हो रहा है। फाइनेंशियल 24 में हमारी टोटल ब्रांचें 67 हो गई है, जो कि पिछले साल 62 थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल 21 करोड़ था। टोटल इनकम 35% ग्रोथ के साथ 127 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल 94 करोड़ थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 59 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल 44 करोड़ थी। नेटवर्थ 159 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 133 करोड़ थी। ईपीएस 15.87 रहा है, जो कि पिछले वर्ष 13.12 था। फाइनेंशियल 24 में हाउसिंग लोन 70% और लेब 30% रहा है, और सैलरीड लोन 25% और सेल्फ एम्प्लॉयड लोन 75% रहा है। हमारी 100% लोन बुक प्रॉपर्टी के साथ सिक्योर्ड है। हाउसिंग लोन बुक का एवरेज टिकट साइज 5 लाख और एवरेज एलटीवी 40% है। ग्रोस एनपीए 2.29% रहा है, जो कि पिछले वर्ष 2.50 था, और नेट एनपीए 0.69% रहा है, जो कि पिछले वर्ष 0.51% था। रेपो रेट बढ़ने की वजह से हमारी एवरेज बोरोइंग कॉस्ट 11.13% रही है, जो कि पिछले वर्ष 10.82% थी। कंपनी ने 11% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोस लोन बुक का 11.29% रहा है। फाइनेंशियल 24 में हमने टोटल 227.80 करोड़ का फंड रेज किया है, जिसमें 40% पीएसयू बैंक से, बाकी एफआई से है। कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरिंग 491 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 357 करोड़ रही थी, जिसमें 49% बैंक से, 39% एफआई से और 12% नेशनल हाउसिंग बैंक से रहा है। कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है। कंपनी में लिक्विड फंड्स 82 करोड़ रहे हैं, जिसमें से 70 करोड़ अनड्रॉन फंड्स हैं। हमारी एलएम पोजीशन भी कंफर्टेबल रही है। बिजनेस प्रोजेक्शन की तरफ बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल 25 में टारगेट एयूम 780 करोड़ रहेगा, और फाइनेंशियल 26 का टारगेट एयूम अपना 1000 करोड़ क्रॉस करेंगे। फाइनेंशियल 25 में टारगेट इक्विटी फंड रेज 50 से 100 करोड़ के बीच में कर रहे हैं। टारगेटेड ब्रांचेज फाइनेंशियल 25 में 90 और फाइनेंशियल 26 में 100 ब्रांच हम क्रॉस करेंगे, जिसमें से साउथ और महाराष्ट्र में इसी साल क्वार्टर 2 में 15 ब्रांच और क्वार्टर 3 में 10 से 15 ब्रांच नई ब्रांचेस शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस में पेन इंडिया की
बिजनेस एक्सपर्ट टीम हमारी काम कर रही है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। अब जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें वो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। जय हिंद। Thank you, sir. Anybody who wishes to ask a question may use the option of raise hand. In case there's a problem of raising hand, you may send us your question on chat and we'll ask on your behalf. तो जब तक क्वेश्चन क्यू असेंबल होता है तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी। जो आपने अभी बोला कि हम जो पहले क्वार्टर में करते थे वो महीने में करने लग गए, और जो हम पहले साल का करते थे वो हम क्वार्टर में करने लग गए। इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल समझाएंगे, आपने ये कैसे अचीव किया और कैसे ये रेशियो फर्दर इम्प्रूव हो सकता है? देखिए, एक्चुअल में जो पहले हम क्वार्टर में करते थे उस समय कोविड और वो भी था, उस समय अभी ब्रांचें कम थी। जो हमने मार्च 22 में हमने 25 ब्रांचें जो हमने नई ओपन की थी, तो मार्च 23 में हमको उसका असर दिखने को लगा है। और अब वो जाने के बाद में जो हमारा क्वार्टर का टारगेट था वो भी हमारा मंथली टारगेट का आ चुका है, और जो ईयरली टारगेट था वो क्वार्टरली टारगेट का। ब्रांचें बढ़ती हैं, टीम बढ़ती है, तो अपना बिजनेस भी बढ़ता है। तो अभी अपना पिछला जो क्वार्टर था वो हमारा जो डिसबर्समेंट हुआ वो पिछले सालों में हमारा पूरे साल भर का टारगेट रहता था जो क्वार्टर में हमने काम किया। और नहीं जो ब्रांचें जो इस साल में हम काम करेंगे, क्योंकि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में हमारी ब्रांच आ रही है, तो हमारे पास काम करने के लिए क्वार्टर 4 पूरा हमारे पास बाकी है। तो जो नई ब्रांच हमने अभी टारगेटेड की है, टारगेटेड हमने अभी की है, तो उसमें क्या है, हमारी महाराष्ट्र में हमारे 2 क्लस्टर अभी चालू होंगे, जिसमें एक क्लस्टर में 6 ब्रांचें हैं, सेकंड क्लस्टर में भी हमारी 6 ब्रांचें हैं। कर्नाटका में हमारी 6 ब्रांचें भी आ रही है, तमिलनाडु में हमारी 5 ब्रांचें आएगी, तेलंगाना में हमारी 3 ब्रांचें आ रही है, और आंध्र प्रदेश में हमारी 3 से 4 ब्रांचें आ रही है। इस तरह से हमने 30 ब्रांचों का हमने पूरा एक बना रखा है। हमारी ब्रांचें, बिजनेस प्लान हमारी ब्रांचों का बन चुका है, टीम हमारी बन रही है, 10 से 12 हमने ब्रांच मैनेजर अपॉइंट कर चुके हैं, और लोकेशन वो है, तो अगले क्वार्टर में अपने को देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वार्टर में 2 करते हैं, तो किसी भी ब्रांच को चलने में 4 से 5 से 6 महीने का होता है, तो अपना ब्रेक इवन भी आ जाता है और अपना का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से। Okay, sure, sir. There is a question from Arvind Kumar. What is your AUM and disbursement target for FY25? हमने सर इसमें जो टारगेट जो लिया था 25 में, वो एक हमारा जो पिछले साल का जो टारगेट था वो 25 करोड़ का हमारा एवरेज मंथली हमारा टारगेट था। इस साल में अगर हम 25% भी उसमें पकड़ते हैं, एवरेज पकड़ते हैं उन्हीं ब्रांचों को, तो हमारा जो एवरेज जो है 30 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में हमारा मंथली टारगेट होगा। 30 करोड़ भी अगर 30 से 35 करोड़ पकड़ते हैं तो सर हमारा इस साल में 400 करोड़ के आसपास हम डिसबर्समेंट करेंगे, और 200 करोड़ के आसपास हमारी लोन बुक बढ़ेगी। तो हमारा जो एयूम है वो 780 से 800 करोड़ के बीच में रहेगा। Okay, sir. We'll take the question from Agastya. Agastya, you can go ahead. Am I audible, Vinay bhai? Yes, yes. Great. Thank you very much, Vinay bhai, for the opportunity. नमस्ते जैन साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, बस सर आप बताएं। तो कंग्रेचुलेशन सर, ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा था। अब आपने जो कोविड टाइम में वेट किया ग्रोथ आने के लिए, तो उसके रिजल्ट्स क्लियरली अब दिख रहे हैं। सर, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि आपने जो ब्रांचेस अभी खोली हैं, आपने ब्रेक इवन का मेंशन किया, तो कितनी ब्रांचेस अभी ब्रेक इवन नहीं हो रही हैं सर आपकी? सर ब्रांचें एक्चुअल में अपनी जितनी भी है वो सब ब्रेक इवन हो जाती है। हमारा क्या होता है, कोई भी ब्रांच खोलते हैं, अगर मान लो छोटी ब्रांच है, वो 20-25 लाख का भी अगर महीना बिजनेस करती है तो हमारा ब्रेक इवन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारे तो अभी सर सारी हाँ ब्रांचेस ब्रेक इवन हो रही है? हाँ, सारी ब्रांचें ब्रेक इवन। और सर आपकी सबसे प्रॉफिटेबल जो ब्रांच है वो कितना बिजनेस कर रही है अभी? सर जो 1 करोड़ से ऊपर जो ब्रांचें करती है, ठीक है ना, वो हम्म प्रॉफिटेबल तो क्या होता है कि कोई भी ब्रांच अगर आपका ब्रेक इवन आ गया तो प्रॉफिटेबल ही चलती है। हमारी ब्रांचों में ABC 3 कर रहा है। कुछ ब्रांचें हमारी जो है वो 25 लाख से करती है, वो हमारी एक कैटेगरी बना रखी है। वो 25 लाख से ब्रांचें होती है। फिर सेकंड ब्रांचें जो है, जो बड़ी ब्रांचें हैं, ठीक है, वो 50 लाख का उनको टारगेट रहता है महीने का, और उससे बड़ी ब्रांचें जो सिटी बड़ी सिटी में है वो 1 करोड़ का।
तो सर एक नई ब्रांच को फुल पोटेंशियल रीच करने में कितना टाइम लगता है सर? 2-3 साल लगते हैं या उससे भी कम में हो जाती है? 6 महीने लगते हैं, 6 से 7 दिन, 6 महीने। 6 महीने में सर हो जाता है पूरा? हाँ बिल्कुल हो जाता है 6 महीने में। अच्छा अच्छा। दूसरा सर, आपको रूरल साइड में सर इतने सालों से इस बार है कि मॉनसून अच्छे रहेंगे, जितने भी प्रोडिक्शंस हैं, तो कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि सर हाउसिंग में क्या डिमांड बढ़ती है या कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली मानसून जब अच्छा होता है तो पूरे देश में उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि का हम्म। मानसून सबसे बड़ा पार्ट है। तो अपना पूरा इंडिया में इतना एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा है, तो उससे तो इफेक्ट रहते रहता है। पैसा बढ़ता है तो आदमी मकान बनाता है, चीजें बनाता है, डेवलपमेंट करता है, नया बनाता है, तो डिमांड बढ़ जाती है उसकी। जी जी सर, तो ये जो ग्रोथ आ रही है आपकी, इसमें आपने कुछ मॉनसून का एजम्पशन नहीं लिया है? मतलब कुछ बम्प अप एडिशनल हो सकता है इस लेवल से, या ये? नहीं, चलो मानसून का सर भरोसा नहीं है। मानसून अपने को हम्म। लिखता आएगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आ गया तो फिर फसलें खराब हो जाती है। ओके, तो ये आपका बेस है सर, ये इतना लाइक जो 200 करोड़ का आप एडिशनल एयूएम बोल रहे हैं वो आपका बेस है, इतना तो आ जी जाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट सर, राइट। एंड सर, ये 2 साल का आपने गाइडेंस दिया अभी एयूएम के लिए, सो जब आप 1,000 करोड़ पहुंचेंगे उस टाइम तक आपको कैपिटल की कुछ जरूरत है? आप रेस करेंगे सर या 1,000 करोड़ के बाद रेस करेंगे? नहीं, अपना सर इक्विटी का जो राउंड है वो भी हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया है। ठीक है ना, हम्म। 50 से 100 करोड़ की इक्विटी हम इसी फाइनेंशियल ईयर में लेंगे, मिनिमम अच्छा, 50। इसी में ले लेंगे आप? ठीक है, मुझे लगा सर एनेबलिंग रेजोल्यूशन है जो प्रॉब्ली साल के एंड तक कभी आप लेंगे। नहीं नहीं, अभी हम सोच रहे हैं कि इसको महीने 2 महीने में हम इसको क्लोज करेंगे सर, जितना जल्दी हो उतना कर लें। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। ग्रेट सर, मैं क्वेश्चन क्यू में वापस जाता हूँ सर। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर, Thanks, ऑल द yeah. बेस्ट। सर चैट पे अरविंद का एक क्वेश्चन है. हाउ अबाउट कंपटीशन फ्रॉम अदर कंपनीज एंड ऑनलाइन फिनटेक कंपनीज? सर एक्चुअल में कंपटीशन और फिनटेक दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। कंपटीशन जो है वो हाउसिंग फाइनेंस वाला जो कंपटीशन है, तो रूरल में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां काफी कम है, क्योंकि वहाँ फील्ड वर्क ज्यादा करना होता है। ठीक है, दूसरा फिनटेक मॉडल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में काम नहीं आता। वो फिनटेक जो है आपका अनसिक्योर्ड लोन में फिनटेक काम आता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स है, वैल्यूएशन है, लीगल है, टेक्निकल है। ये जो फील्ड में रह के ही काम किया जा सकता है, इसमें क्रेडिट वगैरह सब चीजें। और फिनटेक मॉडल हमारे इस बिजनेस में काम नहीं आता। Okay. So we'll take the next question from Kamlesh. Kamlesh, can go ahead. Thank you, sir. Jai Jinendra, sir. Kamlesh, can you अभी speak जो up a bit, please? You're coming very soft. I'm loud now. I'm audible. Yeah. Yeah, thank you. जय जिनेंद्र सर, सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपने बताया कि आप जो नए ब्रांचेस प्लान कर रहे थे, तो ये आप कौन से रीजन में प्लान कर रहे हैं और किस तरह की टीम आप इसमें बिल्ड करने वाले हैं? सर जो रीजन तो मैंने आपने बताया सर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, इसमें हमारा जैसे ओके। क्लस्टर है वो पुणे का है, जिसमें 6 ब्रांच हैं। पुणे है, पीसीएमसी है, अहमदनगर है, सोलापुर है, सतारा है, कोल्हापुर है। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्लस्टर सेकंड जो है महाराष्ट्र का, उसमें नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नागपुर और अमरावती है। कर्नाटका में हमारा बेंगलुरु, मैसूर, मांड्या, हसन, चित्रदुर्ग, कोलर ये है। तमिलनाडु में हमारा कोयम्बटूर है, ईरोड है, सैलम है, तिरुपुर है, मदुरई है। तेलंगाना में हमारा हैदराबाद है, रंगारेड्डी है, नलगुंडा है। आंध्र प्रदेश में हमारा नेल्लूर है, चित्तौड़ है, कुर्नूल है। इस तरह से हमने ब्रांचेज जो हमने फाइनल की है वो यहाँ पे इस लोकेशन। इस तरह से हमारा पूरा अभी 2 3 4 5 4 से 5 हमारा स्टेट नए चालू हो जाए, 5 स्टेट। अच्छा। और टीम जो हमने ली है वो हाउसिंग फाइनेंस के एक्सपर्ट्स लोग लिए हैं इसमें। ठीक है, और पूरा हाँ इसमें जो साउथ वगैरह है वो हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई से पूरा ऑपरेट होता है इसका। अभी हमने ओके। पेन लेवल की यहाँ पे टीम बनाई है, जो हमारा अभी रिक्रूटमेंट भी चल रहे हैं और कोई एक्सपर्ट्स लिए हैं इंडस्ट्री पे। अच्छा। और सर जो भी नए ब्रांचेस जो अराउंड 30 के आसपास जो नए ब्रांचेस हमने ओपन किए हैं, उसमें इन टर्म्स ऑफ मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और डिस्बर्समेंट साइज कैसा है उसमें? सर अभी एक्चुअल में ये अभी ओपन होनी बाकी है। ये भी हमारा प्लान बिजनेस Q2 और Q3 में ब्रांचेस चालू हो जाएगी। अभी अपना ओके। क्वार्टर। यस।
जी 10 से तो 12 सर, ब्रांच मैनेजर हमने फाइनल कर लिए, 12 ब्रांचें भी फाइनल कर ली है। ठीक है, उसमें पोजीशन जो है वो हमको अगले महीने में मिलेगा, तो अपना नेक्स्ट Q2 में सब स्टार्ट हो ओके सर। तो सर अभी जैसे आपने मुंबई का मेंशन किया, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे आपकी बिजनेस टीम जो होगी, तो उसमें मैं ये जानना चाहता था कि मतलब किस तरह की और टीम वहाँ पे आप बैठेंगे, और मुंबई ऑफिस से आप मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं जो आपने नई ऑफिस ओपन की मुंबई? सर। एक्चुअल में क्या है, जो हम हमारे अगर आपको पेन इंडिया में काम करना है, अभी हमारे 4-5 स्टेट आ रहे हैं, चीजें आ रहे हैं, तो हमको जो एक्सपर्ट और जो टीम है, ठीक है ना, वो हमको यहाँ पे बैठ के वर्किंग हमारी ज्यादा अच्छी रहती है। और मेरी खुद की सिटिंग भी अभी बॉम्बे ही है, तो मैं खुद भी बॉम्बे ही रहता हूँ और बॉम्बे बैठता हूँ। तो यहाँ से कंट्रोल और यहाँ से जो एक्सपर्ट है इंडस्ट्री के, वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल भी है, और स्ट्रेटेजी वगैरह डिपार्टमेंट से हमारा ये बॉम्बे से काम ओके। तो सर जो भी हमारी जो पुरानी ब्रांचेस है, जैसे जो भी 30 के आसपास है भी लगभग, तो उसमें हमारा एयूएम और डिसबर्समेंट का कंट्रीब्यूशन FY 24 में किस तरह का था? 25 में 23 में। FY 24 में, 23-24 में। FY 22 में हमारा जो एयूम था वो 438 करोड़ था। ठीक है ना, और उसके अंदर हमारा जो डिसबर्समेंट था 189 था उसमें। और 23-24 में सर, FY 24? एंट्री 24 में हमारा जो डिसबर्समेंट है वो 283 है, और हमारा एयूम है 601। ओके। और फिर इन इन ब्रांचेस से और मतलब एयूएम के टर्म्स में कैसा कंट्रीब्यूशन रहेगा आगे? अभी एक्चुअल में जो अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांच है, हमने उसी से आपको भी ये टारगेट दिया है, जिसमें हम 400 करोड़ इस साल में हम करेंगे। जो हमने टारगेट दिया वो एग्जिस्टिंग ब्रांच में, जो नई ब्रांच है उसका हमने टारगेट हमने उसमें बिजनेस में काउंट नहीं किया। ओके। अभी हमने जो पुरानी हमारी चल रही है उसी पे हमने बोला है कि 400 करोड़ का हम डिसबर्समेंट करेंगे, और हमारा 800 करोड़ के आसपास हमारा एयू होगा। वो एग्जिस्टिंग ब्रांचों के हिसाब से हमने वर्किंग की है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। ये क्यों लगे बीच में, जब मांगे तब। Thank you, Kamlesh. We have one more question from Arvind Kumar in the chat. After this equity raise, when do you plan the next equity raise? ये वाले equity raise के बाद अगला कब plan कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअल में फाइनेंस कंपनी है सर। फाइनेंस कंपनी में इक्विटी, जब जब अपने को इक्विटी की जरूरत पड़े बिजनेस के लिए, तभी हम इक्विटीज को रेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारी इक्विटी अवेलेबल है, कोई आवे कह आप तला ले लो और इतना कर लो। क्योंकि कोई भी प्रोमोटर है, अगर वो डेल्यूशन का उसको ध्यान है, कितनी मार्केट कैप या कितना आपका एयूम बिजनेस है और आपको कितनी इक्विटी की जरूरत है, तो हम जितनी भी इक्विटी लेंगे वो स्टेप बाय स्टेप में लेंगे। आज हम 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में जो इक्विटी लेते हैं, तो हमको 1000-1500 करोड़ तक हमको वापस नई इक्विटी की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी लिस्टेड कंपनी है तो हमको इतने सारी चीजें हमारी ओपन रहती है, तो हमको जब इक्विटी चाहिए, ठीक है ना, तब हम इक्विटी ले पाएंगे। अभी हमारा जो प्लान है वो 50 से 100 करोड़ के बीच में है इस साल में। जब अपन एयूम नया कर लेंगे और जहां अपने को इक्विटी लगेगा, तब अपन वापस राउंड करेंगे। Okay. Anybody else who wishes to ask a question, please raise your hand. तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी सर। जैसे हमने काफी कंपनियों को पास्ट में देखा है, वो अपना डिसबर्समेंट्स काफी स्पीड पे रैंप अप करते हैं, राइट? जैसे जैसे आप ये नए ब्रांचेस एक्सपैंड कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये रैंप अप कितना फास्ट हो सकता है आपके डिसबर्समेंट में? एंड इसी के साथ पैरेलली आपका क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस कितना स्ट्रेंथन होगा और कितना स्ट्रांगली वर्क करेगा? बिकॉज ये सब न्यू रीजन्स हैं और हमें इनका उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना हमारा एग्जिस्टिंग रीजन्स का। तो सर इसके हमारा सामने आपका क्या प्लान है? ऐसा, सर हमने जो क्रेडिट की जो इन स्टेट में जो है, उसमें क्रेडिट के हमारे आदमी आ चुके हैं। ठीक है, इसका हमारा जो क्रेडिट है वो सेंट्रलाइज होता है,
इस साउथ रीजन के जो 5 स्टेट आ रही है उनका जो क्रेडिट जो है वो हेड वो हमारा बॉम्बे ऑफिस में बैठता है, यहाँ से हम उसको क्रेडिट करते हैं। सेकेंडली आपने कहा था कितना टाइम लगता है डिसबर्समेंट में, उसमें डिसबर्समेंट में कोई भी ब्रांच अगर अपन चालू करते हैं तो ठीक है ना, उसका 2-3 महीने में ही डिसबर्समेंट चालू हो जाता है, क्योंकि जो भी ब्रांच मैनेजर और जो भी टीम आती है वो इंडस्ट्री के लोग ही होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं कोई आपको बहुत ज्यादा को ट्रेनिंग देनी है या बिजनेस के बारे में समझाना, चीजें करना। ठीक है, जो भी हमारी पॉलिसी है, बाकी पॉलिसी है, प्रोसेस है, चीजें हैं, वो हमारी सब चीजें बन चुकी है। हमारे वेंडर मैनेजमेंट में जो लीगल वाले हैं, टेक्निकल हैं, वो हमने इनरोल कर चुके हैं उनमें। ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा समय लगता नहीं है। रहा उसमें अपन किसी नए एरिया में जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब किसी भी नए स्टेट में जाते हैं तो पहले उसका सर्वे होता है। ठीक है, पहले पूरा ब्रांच वाइज हमका उसका बिजनेस प्लान बनाते हैं, कहाँ हमको बिजनेस करना है कहाँ नहीं करना है। उनमें हमारी कलेक्शन के जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि कौन से एरिया में कलेक्शन का इशू है, कौन से एरिया में क्रेडिट अच्छा है, वो चीजें हैं। उसका सर्वे करने के बाद में हम बिजनेस प्लान को फ्रीज करते हैं, तभी वो ब्रांच अपने को ओपन करते हैं, चलाते हैं। Okay. So we'll take the next question from Agastya. Agastya, you can go ahead. थैंक यू विनय भाई। सर, एनपीएस का क्या सिचुएशन आपको लग रहा है? अब हमारी ग्रोथ वापस आ रही है और नए एरियाज भी हैं। तो आपका हिस्टोरिकली तो ट्रैक रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट रहा है। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड आप कुछ क्रेडिट कॉस्ट के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं सर? क्या पास्ट इज अ गुड रिफ्लेक्शन, जैसा पहले रहा है एकदम साफ सुथरी बैलेंस शीट, वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, या थोड़े बहुत रिस्क है? आप जब पुराने हम वहाँ पे रूरल में कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा 2002 से हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, आज हमको 22 साल उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हो गया। ठीक है, जी क्रेडिट के अंदर ऐसा नहीं कि टीम क्रेडिट में हम भी समझते हैं कि क्रेडिट को कैसे करना चाहिए। ठीक है, जी उसके बाद में क्रेडिट कहाँ खराब होती है, ठीक है, आदमी टेक्निकल वाला कहाँ गलती करता है, लीगल वाला कहाँ गलती करता है, इसके लिए हमको उसमें एक्सपर्ट की जरूरत है, हमको समझते हैं कहाँ वो गलती कर रहा हो। जो जी पॉलिसी और जो प्रोसेस है वो उसी तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए जाते हैं कि अपनी क्रेडिट में गलती नहीं हो, चीजें गलती नहीं हो। हमारा जो रूरल बिजनेस हाउस है उसमें ओनली फॉर डॉक्यूमेंट से नहीं चलता, हमारी जितनी भी क्रेडिट होती है वो सब फिजिकल होती है। जी अब आदमी कभी कोई फील्ड में चला जाता है और फिजिकल आपका कर लेता है तो फिर गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। ओके। सर, एक आखिरी क्वेश्चन। ये जो 1,000 करोड़ तक का टारगेट है अपना, उसमें लोन टू वैल्यू आप कितना बढ़ाएंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ ही रहे हैं, गांव में भी रियल एस्टेट साइकिल अच्छा कर रही है, तो आई एम प्रीटी श्योर गांव में भी प्राइसेस बढ़ रहे होंगे। तो आपका लोन टू वैल्यू कितने हद तक बढ़ेगा सर? सर हमारा जो भी एलटीवी जो हम करते हैं वो 50% तक करते हैं। ठीक है, जी ठीक है, तो जी उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग रूरल में भी अलग अलग पॉपुलेशन होती है। कहीं हम्म 1,000 लोगों की पॉपुलेशन है, कहीं 2,000 की, कहीं 5,000 की, कहीं 10,000 की है। ठीक है, तो आपका जो रूरल में है 10,000 से नीचे, वहां हम 50% एलटीवी से ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में है तो हम वहां पे 2-5-10% कोई अच्छी चीजें हैं या क्वालिटी तो हम उसमें कर सकते हैं, 5-10% का उसमें वेरिएशन दे सकते हैं। क्योंकि जितना एलटीवी रेशियो का मार्जिन होगा तो उतना बेटर। वहां आपकी कलेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ी हुई रहती है। जी जहां आपका एलटीवी रेशियो जरूर से ज्यादा है, ठीक है, या हम्म 80%, 85% अगर आप चले गए तो क्या आपके पास हम्म में मार्जिन कम हो जाता है। जब भी आदमी को डिफॉल्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 75% रह जाती है, 10-20% उसकी कट ऑफ हो जाती है। ऐसा ना हम्म हो जो हमारा लोन बाकी है उतनी अगर उसकी वैल्यूशन, उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब आरटी जी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो उसको बचाने की जगह क्या करता है, वो छोड़ देता है, वहां हम्म लॉस बुक होता है। इसलिए हम 50% हमारा माइंडसेट फिक्स है, हम उसी पे बिजनेस कर रहे हो, इतने सालों से कर रहे हैं और इतने सालों उसी उसी एलटीवी में हमने ग्रोथ की है। आगे भी वही रखेंगे सर? तो ये 50% का अजम्पशन ठीक है हाँ, सर कैलकुलेशन के लिए? हमारा जो 10,000 की पॉपुलेशन है वहां से 50% रखेंगे, उसके ऊपर है वहां पे 5-10% का डिविजन दे सकते और सर, एक और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यही मॉनसून को लेकर। अगर मॉनसून अच्छे रहते हैं तो क्या प्रीपेमेंट बढ़ जाता है सर? लोग अपना लोन प्रीपे करते हैं, वो हैं। एक नहीं अजम्पशन रखना चाहिए क्या? नहीं, एक्चुअली मानसून बढ़ने से प्रीपेयर नहीं बनते हैं, प्रीपेमेंट नहीं बढ़ते हैं। मानसून बढ़ने से बिजनेस बढ़ता है। अगर मानसून बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा तो उसको और जरूरत रहेगी। और अच्छा आदमी क्या होता है सर का, मकान भैया एक ऐसी 10 चीज। मिनट में एक मेल आ रहा है, उसके बाद करना है।
मकान एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आदमी के पास पैसा पहले तो फर्नीचर बना देगा, उसको चेंज कर देगा, लेकिन वो उसको जी। कम नहीं करता है। ग्रेट सर। जैन सर, थैंक यू वेरी मच सर कॉल करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए सर। ऑल द बेस्ट सर। Thanks, Agastya. We take the follow-up questions from Kamlesh. Kamlesh, you can go ahead. थैंक यू सर। सर मैं थोड़ा और आशीष जैन इनके बारे में जानना चाहता था। आपने उनको सीईओ डिजिग्नेट किया हुआ है, तो अभी वो क्या रोल डील कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में? सर आशीष जी जैन जो है पिछले अपना 6 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। उनका जो मेन मोटो है वो महीने में 20-22 दिन ब्रांचों पे रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, और पूरा ब्रांचों पे जो बिजनेस वाला जो काम है वो सब आशीष जैन देखते हैं। बिजनेस पार्ट को पूरा वो चलाते हैं। ब्रांचों का एक्शन प्लान है, ब्रांचों का बिजनेस प्लान है, ब्रांचों का टीम को संभालना, टीम को मोटिवेट करना। ठीक है, तो क्या उन्होंने पिछले 5-6 साल जो फील्ड में काम किया है, तो फील्ड वाली जो टीम है वो उनकी खुद की टीम ही है, मान लो चीजें मान लो, तो वो काम करने में ज्यादा बेहतर है। टारगेट्स कंप्लीट कराना, चीजें कराना, वो और चीज जैन देखते हैं। बेसिकली उन्होंने खुद भी एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड हुई है। हाँ, अभी ब्रांचों पे जो टीम है ना सब, जब आदमी अगर मान लो आपका कोई सीईओ है, अगर वो 20-22 दिन फील्ड में रहता है, उन्हीं के साथ में उठना बैठना है, उनके साथ में खाना पीना है, एक ही कमरे में साथ में विजिट में रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उनके जो टीम है, ऐसा नहीं कि वो वहां ब्रांचों पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर का ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं होगी जिसे ब्रांच मैनेजर का वो घर नहीं जानते हो या उनके फैमिली से ना मिले हो। उनका सबका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है उनका आपस में। एक ओके। दूसरे को समझ भी पाते हैं, एक दूसरे की चीजों को भी समझ पाते हैं, जरूरतों को भी समझ पाते जी। और सर जैसे हम एयूएम के बारे में बात कर रहे थे कि 750 या 1000 करोड़ का जो एयूएम का टारगेट है, तो उसमें हमारा बोरोइंग मिक्स कैसा रहेगा? और दूसरा हमारा एक्सपेक्टेड बोरोइंग रेट कैसा होगा उसके? और नए रीजन में उसका स्प्रेड भी किस तरह का होगा? हैं। तो उसमें जो बोरिंग जो हमारा अभी जो आज की तारीख में जो हमारा बोरिंग है वो 49% हमारा बैंक से है, 12% हमारा एनएचबी से है, 39.16% हमारा एफआई से है। बोरिंग मिक्स वही रहता है, सिर्फ 50% करीब बैंक का रहता है और बाकी दूसरा रहता है। और इस तरह से जो नए स्टेट हम उसमें चालू करेंगे, ठीक है ना, उसमें रूरल के अंदर तो हमारा वही रेट रहेगी, और बाकी जो अगर बड़ी पॉपुलेशन वाली जो सिटी है और बड़ी पॉपुलेशन वाली जगह है वहां थोड़ा सा रेट कम ज्यादा करना पड़ता है। तो वो ऐसा ओके। नहीं है कोई फिक्स एक पैरामीटर है कि हम इससे नीचे नहीं जाएंगे और ये नहीं करेंगे या ऊपर नहीं जाएंगे। क्या होता है कि आपका किस स्टेट में डेवलपमेंट कितना फास्ट है, कितना ग्रो है। आज भी वो गांव तो है, लेकिन वो गांव लगते नहीं, शहर की तरफ लगते हैं। आज जैसे गुजरात में है, गुजरात में आप रूरल दोगे तो बहुत डेवलपमेंट है, आपको एक लगेगा सिटी जैसा है। और ये अगर अपन राजस्थान में रूरल में चले जाएंगे तो वो सिटी जैसा नहीं लगेगा, एमपी में जाएंगे तो रूरल रूरल लगेगा। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें हैं। ओके सर, एक और सवाल था मेरा कि जो हमारा लोन बुक है, इसमें हमारा बैंक ट्रांसफर रेट क्या है? बैंक बैंक ट्रांसफर जो आप कह रहे हो बीटी वाला, वो हाँ हाँ। हमारा हमारा जो है 8-10% करीब रहता है, और जितना जाता उतना आता भी है। ऐसा नहीं है कि अपनी फाइनेंस कंपनी का गया और दूसरी फाइनेंस कंपनी से नहीं आया। एवरेज उसके आसपास जाता है, उसके आसपास आ जाता है। ओके। और सर जो हमारा एलटीवी है उसमें कोलेटरल का, आई मीन हम लोग जो कोलेटरल कंसिडर करते हैं वो कितना होगा? वो कोलेटरी थी होती है, एलटीवीसी पे होता है सर। अपना पूरा पोर्टफोलियो है वो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है। हम्म। अपन सिक्योर्ड पे हमारा कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, अनसिक्योर्ड पे हम करते भी नहीं। अच्छा। सब में प्रॉपर्टी है, सब में कोएप्लिकेंट में वाइफ है, हाउस वाइफ है, मतलब लेडी है, और बिना गारंटर के लोन, हर लोन के अंदर गारंटर भी है। बल्कि जितनी भी बड़ी कंपनियां दूसरी हैं उनमें गारंटर नहीं होता है, को एप्लीकेंट भी नहीं होता। हमारे अंदर एप्लीकेंट भी है, को एप्लीकेंट कंपलसरी है, गारंटर कंपलसरी है। ओके सर, थैंक यू। Thanks, Kamlesh. Anybody else who wishes to ask a question, please raise hand.
Kush, you are unmuted. Do you want to ask a question? Yes, hi. I was just searching for the hand. विनोद जी नमस्कार. Congratulations अच्छे रिजल्ट के लिए. थैंक यू टंडन जी, थैंक यू सर. एक क्वेश्चन था कि आपका जो लोन फिक्स्ड रेट पे चल रहा है और हमको लास्ट 1.5 साल में ब्याज की दर जो बढ़ गई उसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा NII लेवल पे 1% के आसपास का. तो सर अभी हम जो रेट पे लोन दे रहे हैं वो अगेन फिक्स्ड रेट ही चल रहा है सर, और क्योंकि अब आगे ब्याज दर कम होगी तो हमको शायद फायदा होता हुआ दिख रहा है. तो सर इस पे कोई टिप्पणी करेंगे सर? सर एक्चुअल में हमारा जो क्लाइंटल है ना, वो क्लाइंटल हमारा जो है वो फिक्स रेट वाला ही है. शायद रेपो रेट बढ़ेगी तो वहां पे हमको उस फाइनेंशियल ईयर में हमको थोड़ा सा प्रॉफिट सिंक होगा, लेकिन रेपो रेट वापस कम होगा तो हमारा बढ़ जाएगा. क्योंकि रूरल में लोग ये नहीं समझते हैं कि आपका रेट जो है ना वो फ्लेक्सिबल अगर रहेगा उसमें, तो क्या जैसी इंस्टॉलमेंट ऊपर नीचे होती है, अगर 50 रुपये इंस्टॉलमेंट में चेंज आता है तो हमसे लड़ने आ जाते हैं कि आपने हमको ये रेट बताई थी, ये चीज बताई थी. वहां तो सीधा फिक्स है. 5 लाख रुपए का हमने लोन दिया है, उसको मालूम है कि इसमें 12,000 की किस्त है या 13,000 की किस्त है. वो उस पर बात नहीं करता है कि आपने 13,100 क्यों कर दिया और 13,000 में आपने 100 रुपए कम क्यों कर दिया. तो वह हमको फिक्स रेट में ही चलना पड़ता है. हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो काम है, जहां हम काम करते हैं उनको फिक्स रेट पे ही हमारी मजबूरी है, फिक्स रेट में करेंगे. तो मानते हैं कि हमारा रेपो रेट बढ़ने से नुकसान भी हुआ. अगर रेपो रेट अगर मान लो कम हो जाएगा तो उसका हमको प्रॉफिट वो सेटअप हो जाएगा, जो भी अपने को आने वाले समय में दिखता है रेपो रेट कम होने का. अच्छा. तो सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया अभी. सर हमारा जो ऑपेक्स है वो भी हमने काफी बढ़ गया था बिकॉज ब्रांचेस नहीं डाली, लोग हायर किए, ऑफिस नहीं खोले. तो सर अब उस पे क्या व्यू है कि आपका आगे चल के अब ऑपेक्स की ग्रोथ टॉप लाइन की ग्रोथ से कम होगी मेरे ख्याल से सर? सर एक्चुअल में क्या है तमिल जी, आप बहुत सही आपका क्वेश्चन है. ठीक है, 100% अगर अपन एक्सपांशन मोड में जाएंगे, ठीक है ना, तो जैसे अभी आज मान लो अपना बॉम्बे ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, बढ़ा है, तो अपने को मान लो पेन इंडिया की अपन टीम ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, तो आपका कॉस्ट बढ़ता है. और जो कॉस्ट बढ़ा वो रीजन है. नहीं, अपनी जो एक्सपांशन है, अगर ये 25-30 ब्रांच अपनी आ जाती है तो उसके बाद में अपना कॉस्ट कम हो जाएगा. क्योंकि आपका हेड ऑफिस है या कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो आपकी टीम है, कुछ टीम तो ऐसी है उसमें अगर मैं उसका अगर मान लो डबल एम भी कर दूं तो भी मेरे पास में 10-20% टीम ही एक्स्ट्रा लगेगी, बाकी पूरा सेटअप और बाकी सब चीजें हैं, तो आपका एकदम कॉस्ट नीचे आ जाएगा. जी सर, जी थैंक यू सर. यही 2 क्वेश्चन थे, और कुछ होता है तो मैं बाद में आता हूँ सर. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you, Kush. Anybody else who wishes to ask a question? अरविंद का एक क्वेश्चन है चैट में. what type of customers are you giving loan to? तो हमारा जो है लोन वाला हमारा एक्चुअल में क्या है कि हमारा पूरा जो ज्योग्राफी है, ठीक है ना, हमारा बेस ही रूरल हाउसिंग फाइनेंस. उसमें हमारा रूरल में 94% करीब हमारा रूरल हाउसिंग फाइनेंस है, और अर्बन में हमारा है 6% करीब. तो पूछना चाह रहे किस टाइप के कस्टमर? हाँ, इसके अंदर भी हमारे जो है सर सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, ठीक है ना, वो 74% करीब है. सैलरीड वाले हमारे 25% करीब है. और रूरल में जो भी बिजनेसमैन होता है तो सभी तरह के उसमें बिजनेस आते हैं. पर्टिकुलर में आपको नाम को जितने शॉपकीपर हैं वो हमारे उसमें काम करने वाले हमारे बिजनेस वाले हैं. आप उसमें चाहे किराना वाला ले लो, सब्जी वाला ले लो, जनरल स्टोर वाला ले लो आप, ठीक है, नाई ले लो, जितनी भी जो चीजें हैं वहां काम चलती है, बर्तन वाला ले लो, सोना चांदी वाला ले लो, सभी हमारे कस्टमर है. टेलरिंग बिजनेस ले लो, हार्डवेयर ले लो. तो एक और क्वेश्चन है, आप डेट टू इक्विटी रेशियो कहां तक ले जाना चाहेंगे? टिल व्हाट एक्सटेंट आर यू विलिंग टू एक्सपेंड योर डेट इक्विटी रेशियो? सर एक्चुअल में आप डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या है, ये एक्चुअल में जो कैटेगरी है वो एनबीएफसी नहीं है, दिस इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. आरबीआई की गाइडलाइन में 12x तक हम उसमें लिवरेज में जा सकते हैं, नंबर 1. सेकंड, हमारा जो बैंक है, हमारा लीड बैंकर है एसबीआई, ठीक है ना, हमारा एसबीआई के सैंक्शन में 10x तक उन्होंने हमको परमिशन दे रखी है.
सेकंड, थर्ड, जितनी एनबीएफसी वाली कंपनियां हैं उनको देख के बैंक्स जो है 5x से 6-7x तक हमारे कंपनी जाती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट ही 10 साल के हैं, एनबीएफसी में आपके 2-3 साल के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एनएचबी दिस इज क्लियर आरबी 12x, एसबीआई का हमारा सैंक्शन है जो 10x तक उनका अलाउ है, तो हम वहां तक जा सकते हैं। लेकिन हमको ये मालूम है कि भाई हमको एक एसबीआई तो दे देगा, लेकिन प्राइवेट बैंक वाले हैं वो कंफर्ट होते हैं 5 से 6 टाइम पे। ये हमारा एक्स रहता है फाइनेंशियल टाइप। और हमें अभी हमारी जो है, ठीक है ना, वो हमारा के हिसाब से अभी हम 1,000-1,200-1,500 करोड़ तक अगर हम ये इक्विटी वाला राउंड करते हैं तो हमको 1,500-2,000 करोड़ तक हमको नई इक्विटी की जरूरत नहीं रहेगी। राइट सर। और अभी हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 3 टाइम है जो लीवरेज। So since there are no further questions, we shall end the call here. Do you want to give any closing comments? अभी आप सबसे एक ही निवेदन है कि जिस तरह से हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारा जो इन्वेस्टर है उनसे हमारे जो कमिटमेंट किए हुए हैं, ठीक है, और जैसा उन्होंने विश्वास बना के लंबे समय तक हमारी कंपनी में है, तो हम यही चाहते हैं फाइनेंस कंपनी को समझे, फाइनेंस बिजनेस को समझे और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अभी भी हम जो इक्विटी लेना चाह रहे हैं, चीजें करना, हम यही चाह रहे हैं जो फाइनेंस में समझता है, ठीक है, वो ही हमारे साथ में इस कंपनी में आए और इक्विटी हमको समझे। क्योंकि आपका एक जैसा बिजनेस, कोविड था वो हमें मालूम नहीं था चीजें, तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, चीजें ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये कि हमारी वजह से नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की वजह से कुछ चीजें आती है तो हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे होगा, लेकिन बिजनेस हमेशा ग्रो करेंगे। जिसमें जो कमिट किया वो हम काम करेंगे। हमारी टीम आज 750-700 लोगों की हमारी टीम है, एक्सपर्ट टीम है, चीजें टीम है, ठीक है, और वो हमारा रूरल बिजनेस में ही हमारी क्वालिटी है, समझ है, चीजें हैं, उसी को हम आगे करेंगे, चलाएंगे। इसी के साथ में धन्यवाद, आपका ट्रस्ट और विश्वास बना हुआ रहे। जय हिंद। Thank you, sir. And thank you to all the participants for joining on this call. And thank you to the management for giving us their time. This brings us to the end of this conference call. You may all disconnect now. Thank you, sir.